Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Okay, so how was your exam, girls? How was your midterm exam? All of you unmute your mics. Unmute yourself. How was your midterm? मैम अच्छे हुए. अच्छा जी, have you checked the result? Yes, ma'am. ओके, बाकी लोगों को, बाकी ने किसी ने चेक नहीं किया? ज्योति, सविता, मोनिका? मैम फेडिना में Yes, मेरा ma'am. शो ही नहीं हो रहा है. बेटा एक एक करके बोलो. कौन बोल रहा है? मोनिका, फेडिना पे क्या नहीं हो रहा? मैम शो नहीं हो रहा है मेरा वहां पे रिजल्ट. शो नहीं हो रहा है? आपने उसको Yes, लॉग ma'am. आउट करके दोबारा से लॉग इन करना. Okay, मैम. वैसे यू हैव गॉट 31 आउट ऑफ 60, बट चेक करने के लिए उसको लॉग आउट करके करोगे तो हो जाएगा. Okay, मैम. ठीक है. हाँ जी, बाकी ज्योति? Yes, ma'am. मैम कर लिया चेक. ठीक है. कितने मार्क्स हैं? मैम 33 होंगे शायद. अच्छा, होंगे. सविता? कर लिया था चेक. हाँ जी, नंबर? 24. वाई? बस पास होना था? No, मैं. इसका मतलब सविता की चीटिंग स्किल्स बहुत कम है. बाकी लोगों ने बहुत अच्छे से चीट किया है कि कॉपी पेस्ट सीधा कर दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक को स्पेलिंग मिस्टेक रहने दिया है, ताकि टीचर को बहुत अच्छे से पता चल जाए कि मैम हमने कॉपी और पेस्ट करने के बाद रिवाइज भी नहीं किया कि हम स्पेलिंग ही ठीक कर लें, है ना. दीपक कुमार जी, आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया? दीपक कुमार, अनम्यूट. Yes, ma'am. हाँ जी, रिजल्ट चेक कर लिया मिड टर्म का? No, ma'am. वाई? जरूरत नहीं समझी? मैम शो नहीं हो रहा मैम मेरी आईडी पे. अच्छा, उसको लॉग आउट करके लॉग इन कर बच्चे. ओके. पूजा देवी, रिजल्ट चेक किया? अमन, अनम्यूट. नोबडी विल म्यूट द माइक्स. पूजा ने रिजल्ट चेक कर लिया? No, मैम. वाई? मैम देखा नहीं. हाँ, क्यों नहीं देखा बेटा? जरूरी नहीं है समझा. मनदीप, अनम्यूट. मनदीप सिंह, अनम्यूट एंड रिजल्ट चेक किया अपना? मनदीप सिंह, आपने अपना रिजल्ट चेक किया? आवाज नहीं आ रही बच्चे, स्पीक लाउड. यस मैम. कितने मार्क्स हैं? मैम 21. 21. अच्छे से चीटिंग Yes, नहीं ma'am. हो पाई थी? लास्ट के 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन बड़े छोटे चीटिंग करी, कॉपी पेस्ट भी नहीं किया ठीक से. बेटा ये जो सभी के लिए, दिस इज नॉट फॉर मनदीप, दिस इज फॉर एवरीवन. दोज हु हैव कॉपी पेस्टेड, very well done. You have passed your this exam because of that. But I should remind you people,
आपके लिए ये जो टेस्ट हैं ये 3 मिड टर्म इसलिए करे गए हैं ताकि फाइनल्स तक यू विल हैव एन आइडिया कि आपको 5 मार्क्स वाले 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा लिखने में, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है. इफ यू विल डू दिस थिंग तो फाइनल पेपर में यू विल नॉट बी एबल टू राइट योर फुल आंसर्स और उसके अंदर आप ये चीटिंग वाला सिस्टम नहीं होगा. ठीक है, वहां पर आपको आइडिया ही नहीं होगा क्योंकि ना तो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी ना आपको पता चलेगा कि आपने कितना लिखा है. So those who have got good marks, very nice, you have passed this test, but this is a big failure for your next attempt because you do not still have an idea कि आपको पेपर में कौन से नंबर के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है. Those who copy paste from the Wikipedia, एटलीस्ट दूसरे तीसरे लिंक पे जाने की जहमत किया करो. और विकीपीडिया पे देयर आर लॉट ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स जिसको आप जरूरी नहीं समझे कि चेंज करो. योर टीचर इज नॉट अ फूल कि क्लास में 4 बच्चे सेम टू सेम एक ही लाइन लिख रहे हैं. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप लिख रहे हो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आर डैश 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 टेक्निक्स. आपसे एईएस तो पूछा ही नहीं है विकीपीडिया ने क्योंकि पहली लाइन में एबीएस और एईएस लिखा है तो तुमने उसको हटाने के लिए भी नहीं मेहनत करी. दिस शोज कि हाउ यू हैव चीटेड फ्रॉम द सेम लेक. Those who cheat, good, but this was a big no to yourself because next exam में this will be a problem to you. और जिनके नई नंबर आए बेटा थोड़ा सा चीटिंग करने में तेज नहीं हो तो कोई बात नहीं, एग्जाम में लिखने में तेज हो जाओ. ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम. पेपर में 20% में ही तुमने वो पेपर नहीं लिखा जो तुमको क्लास में पढ़ाया गया था क्योंकि तुमने कोशिश ही नहीं करी कि हम अपनी लैंग्वेज में खुद से जो हमने क्लास में सुना था हम उसको बता दें. तुमने सिर्फ वो किया जो पेपर वहां पर लिखा हुआ था. टाइप ऑफ ऑटो एनालाइजर्स तुमको क्लास में अगर बताए हैं, अगर तुम एक एक लाइन भी लिखते यू कुड हैव गॉट गुड मार्क्स. लेकिन तुमने वो जो एक एक लाइन के नाम थे, सेम सीक्वेंस, सेम एवरीथिंग, 5 स्टूडेंट हैव कॉपीड द सेम थिंग. ठीक है, सो विच शोज कि यू हैव चीटेड और अपने दिमाग से तो एक आंसर भी नहीं किया है और इसीलिए तुम्हारे एमसीक्यूज में नंबर नहीं आए क्योंकि उसमें चीटिंग बड़ी मुश्किल से हो पा रही थी, उसके आंसर नहीं मिल रहे थे. चलिए, start preparing your next midterm are not so far. I hope everybody will follow and not cheat in the next exam. I want you guys to appear and write in the exam what you know, what you study by yourself rather than copy pasting. चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था? कौन कौन सी यूनिट कंप्लीट कर ली है? जाइलोज एक्सक्रीशन टेस्ट. कितनी यूनिट कंप्लीट हो गई? मैम 3. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द 4th यूनिट और जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द 7th यूनिट ऑफ योर सिलेबस and this that is qualitative analysis of the renal calculi. I hope everybody have the syllabus by now. सबके पास सिलेबस है? Yes, sir. ठीक है, तो उस सिलेबस में जब आप देखोगे तो यू हैव द 7th यूनिट. ठीक है, तो हम कैलकुलाई के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ रीनल कैलकुलाई. So anybody in the class, any idea what is renal calculi before coming on to the analysis? Analysis means आप उसकी qualitative analysis मतलब किस तरीके का है, क्या क्वालिटी है रीनल कैलकुलाई की, उसको कैसे आप लेबोरेटरी के अंदर एनालाइज करोगे. बिफोर नोइंग कि किसी चीज की क्वालिटी को कैसे पता करना है, फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट एक्चुअली इज रीनल कैलकुलाई. किसी को कोई आइडिया रीनल कैलकुलाई क्या होता है? एनीबडी इन द क्लास? अच्छा चलो, आपने सुना है किसी ने कि बॉडी के अंदर स्टोन हो जाता है. हैव यू हर्ड अबाउट कि किसी के गॉल ब्लैडर या किसी की किडनी में स्टोन हो गया? Yes, यस मैम. सुना है. तो उसका क्या मतलब होता Yes, है? स्टोन का क्या मतलब होता है? पत्थर हो जाते हैं अंदर शरीर में? शरीर में पत्थर हो सकते हैं, बन सकते हैं? no, ma'am. तो फिर उसको स्टोन क्यों बोला? स्टोन का मतलब तो पत्थर होता है. देखो, जो रीनल कैलकुलाई होता है दैट इज योर स्टोन, जिसको आप
उसमें हम केमिकल टर्म में बोलते हैं किडनी स्टोन्स, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई उन स्टोन्स को बोला जाता है। They are not the actual stones, but why they are given the name of stones is because जो आपकी बॉडी में डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उनकी डिपोजिशन से ऐसे सब्सटेंसेस बन जाते हैं विच अपीयर्स टू बी स्टोन लाइक। बच्चे मूवमेंट कम करो, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मूवमेंट कम करो। हाँ जी, तो आपकी बॉडी में सेवरल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके की एक्यूमुलेशन होने से द स्टोन लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो दो लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम फॉस्फेट्स या कार्बोनेट्स, तो वो आपको स्टोन की तरह दिखते हैं। दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन एज द स्टोन। दे आर नॉट द एक्चुअल स्टोन्स, ठीक है। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, जिसको आप किडनी स्टोन बोलते हो उनको ही रीनल कैल्कुलाई बोला जाता है। किडनी स्टोन्स या फिर रीनल कैल्कुलाई या फिर रीनल लिथायसिस, these all the three terms are for the same thing. Okay, ठीक है जी। am I audible to everyone? यस मैम। ओके, तो ये वाले जो हमारे स्टोन्स होते हैं ये हमारे किस चीज के बने होते हैं? दी स्टोन्स दे आर मेड अप ऑफ द मिनरल्स या फिर एसिड सॉल्ट्स के बने होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द मिनरल या फिर एसिड सॉल्ट्स। ओके, Yes, ma'am. द किडनी, अब जो ये किडनी स्टोन्स का होता है, दे हैव मेनी कॉजेज, बहुत सारे कारण होते हैं कि ये क्यों हो जाता है। और जब ये हो जाता है then this can affect the urinary tract in the body, kidneys and the ureters, bladders and the urethra. These are the various organs which can be affected due to the presence of the stones। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जो स्टोन होते हैं वो either they are present in the gall bladder or they are present in the kidney, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स को रीनल कैल्कुलाई बोला जाता है एंड बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द किडनी, सो किडनी जो होती है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द पासिंग ऑफ द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। Thus, the presence of the stone affects the urinary tract, the bladder and the urethra. ठीक है जी। And in very simple language, these kidney stones, they are made up of the minerals or the acid salts. अब ये जो होते हैं, why they are, what is the pathogenesis of these renal stones? या तो ये increased urinary excretion of stone forming elements की वजह से होते हैं। और ये स्टोन फॉर्मिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब रीनल कैल्कुलाई किस किस की अक्यूमुलेशन से हो सकता है? इसमें आता है आपका कैल्शियम, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट, सिस्टीन एंड द मैग्नीशियम। या फिर लो फ्लूइड इनटेक की वजह से भी समटाइम्स द रीनल कैल्कुलाई इज फॉर्म्ड। बिकॉज जब बॉडी के अंदर लो फ्लूइड इनटेक होता है, इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द कंसंट्रेटेड यूरिन। यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होएगा। कंसंट्रेटेड मतलब उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं दे विल रिएक्ट मोर। अगर आपने कोई सपोज करो बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है या सपोज करो एसिड होता है, उसको क्या कराते हैं, पानी में मिलाकर डाइल्यूशन किया जाता है। यस मैम। सिमिलर गोज फॉर द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर आपका फ्लूइड का इनटेक कम है, देन जो यूरिन होएगा दैट विल बी इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म। उसकी वजह से क्या होएगी, सेचुरेशन होएगी और क्रिस्टलाइजेशन होएगी और स्टोन लाइक कंपाउंड्स जो है वो किडनी में फॉर्म होने लग जाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लो फ्लूइड इनटेक ऑन इन द बॉडी। ओके, और जो बॉडी के अंदर फिजियोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो स्टोन फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, वो होता है यूरिन की पीएच या फिर प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस इन द यूरिन व्हिच इफेक्ट्स द फिजियोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स। अब ये जो आपका रीनल कैल्कुलाई होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले चेक होता है आपका यूरिन एनालिसिस या फिर यूरिन कल्चर किया जाता है।
जिसके अंदर आपके क्रिस्टल्स शो हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स की रिपोर्ट आती है, पस सेल्स की रिपोर्ट आती है इन द यूरिन। तो जो सैंपल लिया जाएगा फॉर द एनालिसिस ऑफ द रीनल कैल्कुलाई, दैट इज द यूरिन एंड नॉट ब्लड। ओके, ठीक है जी, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। हाँ, अब स्टोन की एनालिसिस के लिए क्या होता है, जो केमिकल एनालिसिस होती है स्टोन की, वो एक सिंपल टेस्ट होता है, उसको स्टोन टेस्ट ही कहा जाता है, बट दैट मेथड इज नॉट वेरी एक्यूरेट। क्रिस्टेलोग्राफी को ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है एज कंपेयर टू द सिंपल स्टोन एनालिसिस टेस्ट। और अगर हम बात करें बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन की, बायोकेमिकल में क्या आ जाता है आपका, जो ये सभी मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, ऑक्सलेट को, इनकी इन्वेस्टिगेशन को हम बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस बोलते हैं। तो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस में आ जाता है द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीरम कैल्शियम, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड एंड द अदर रीनल फंक्शन टेस्ट्स। ठीक है, इसके अंदर आप 24 आवर यूरिन को कलेक्शन करते हैं, सैंपल कलेक्शन में, फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड, सिस्टीन्स एंड द ऑक्सलेट। एंड इन्वेस्टिगेशन होती है स्पेशल क्लिनिकल सिचुएशंस में, अगर किसी को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, गाउट जैसी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए देयर आर सम स्पेशल इंस्ट्रक्शन एंड द स्पेशल क्लिनिकल सिचुएशंस। Okay, now coming on, if we talk about the analysis of the renal calculi, तो analysis के लिए we need to find out what is the composition of the stone। सबसे पहले तो कि stone किस चीज का है, then causes of the stone formation। हमने अभी ऊपर बोला कि there can be multiple causes of the stone formation, लेकिन वो multiple causes हैं क्या, उसके बारे में हमने बात करनी है। Then we have to study how it affects the functional status of the kidney and how the presence of renal calculi can cause obstruction in the urinary tract। ठीक है, और कई बार स्टोन की वजह से there are evidences of the urinary infection also। Before coming on to the actual analysis of the individual components, पहले हम बात करते हैं कि किस किस तरीके के स्टोन हो सकते हैं। There are mainly 4 kind of kidney stones। The most important या फिर majority of them, they are formed of the calcium। इनको calcium stones भी हम बोल सकते हैं। So the first type is the calcium stone, जिसके अंदर calcium oxalate भी हो सकता है या फिर वो calcium phosphate के भी हो सकते हैं। The second type is the uric acid stones, which is formed because of the accumulation of the uric acid। Then there can be steroid। steroid कौन सा होता है, which is formed because of the magnesium ammonium phosphate। तो magnesium की presence से बन रहा है। And then there are the cystine stones, जो कि cysteines की वजह से बनेंगे। ओके, सो आपका स्टोन टाइप जो हमने बात करी, कैल्शियम स्टोन, जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होगा। इसमें कौन सी कंडीशन होती हैं बॉडी में जो कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर द कैल्शियम स्टोन्स। अगर किसी पेशेंट को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो उसकी बॉडी में कैल्शियम एक्यूमुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सियूरिया, if the patient is suffering from vitamin D toxicity, in such kind of patients there are high chances of accumulation of the calcium oxalate or the calcium phosphate। This accumulation forms the calcium renal calculi and causes the problem in the urinary tract of the patient। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं, दे आर मोस्ट कॉमन। कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट में से भी कैल्शियम ऑक्सलेट ज्यादा कॉमन है। एंड आउट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स जो अभी हमने ऊपर बात करी थी, यूरिक, स्टेरॉइड्स एंड सिस्टीन, calcium stones are the most common stones of the kidney। Approximately 70 to 80% of the stones which are found, they are of calcium। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, जो कैल्शियम ma'am. फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं, दे आर कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई यूरिन कैल्शियम एंड द एल्कलाइन यूरिन।
एंड एक टाइप होता है कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन का जिसको आप कार्बोनेट एपेटाइट भी बोलते हैं। पेपर में अगर आ जाए कि व्हाट आर द अदर कॉजेज, देन एक होता है कार्बोनेट एपेटाइट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बनके मिलता है कार्बोनेट एपेटाइट। दिस इज वन काइंड, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फर्दर एक टाइप होता है कि कैल्शियम फॉस्फेट अगर आपका मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट से, तो जो रीनल कैल्कुलाई फॉर्म होता है दैट इज कार्बोनेट एपेटाइट। उसके बाद आपका यूरिक एसिड स्टोन आ जाता है जिसको यूरेट भी बोला जाता है। यूरिक एसिड स्टोन तब फॉर्म होता है अगर यूरिन की पीएच जो है वो एसिडिक है अराउंड 5। अगर यूरिन की पीएच 5 के अराउंड होती है देन देयर आर चांसेस की बॉडी में सॉरी यूरिक एसिड फॉर्मेशन हो जाती है। Then also in the patients who have gout or high purine diet, and अगर excessive urinary uric acid release हो रहा है किसी patient की body में से, then they also have the chances of having the renal calculi which are formed of the uric acid. और यूरिक एसिड वाले स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए पेशेंट शुड हैव इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक, वो ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को इनटेक करे, एंड देयर शुड बी एल्कलाइजेशन ऑफ द यूरिन। अगर यूरिन की किसी तरीके से पीएच को मेंटेन करके उसको एसिडिक कंडीशन से एल्कलाइन बना दिया जाए, अगर वो 5 से बढ़ा दिया जाए, देन दैट कंडीशन द कंडीशन ऑफ द यूरेट कैन बी इम्प्रूव्ड। The third type of stones are the struvites, जिसके अंदर आ जाता है magnesium ammonium phosphate stones. When the magnesium, ammonia and the phosphate they accumulate together, they form the struvite stones. अब जब पेशेंट किसी भी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूटीआई होता है, then there are chances that the stones which are formed they are the struvite stones. इन स्टोन्स को they are also called as infection stones अगर if they occur with the kidney or in the UTI। और इसकी भी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक देना पड़ता है, बट इसके अंदर जो पीएच है आपके यूरिन के पेशेंट की वो एसिडिफिकेशन करनी होगी यूरिन की। टू ट्रीट द स्टूरोवाइड स्टोन्स देयर शुड बी द एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन। To treat the uric acid stone, there should be the alkalinization of the urine. एक और जो हमने लास्ट बोला सिस्टीन स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन के अंदर they are very less common among all the four। इसके अंदर भी for the treatment there will be the alkalinization of the urine। और ये उन patients के अंदर होते हैं सिस्टीन स्टोन those who develop the सिस्टेन्यूरिया प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ऑफ सिस्टेन्यूरिया जिसके अंदर हुई थी उन्हीं पेशेंट्स के अंदर देयर आर चांसेस ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द सिस्टीन एंड दे फॉर्म, इफ दे आर फॉर्म देन देयर शुड बी द एल्कलाइजेशन ऑफ द यूरिन फॉर द ट्रीटमेंट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? एनी डाउट स्टिल हियर? Any doubt still here? I think I'm जो सिस्टीन स्टोन आपने बताया ना वो वाला। अच्छा बेटा, सिस्टीन स्टोन जो होता है वो उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिनके पेशेंट्स के अंदर सिस्टेन्यूरिया की प्रॉब्लम होती है। सिस्टेन्यूरिया मतलब जिसके अंदर सिस्टीन जो है उसकी कॉम्पोजिशन पेशेंट के यूरिन में इंक्रीज्ड होती है, ठीक है, नॉर्मल से इंक्रीज होती है। सो जिन पेशेंट्स के यूरिन में सिस्टीन का कंपोनेंट इंक्रीज होता है उन पेशेंट के अंदर जो रीनल कैल्कुलाई अगर फॉर्म होता है तो वो सिस्टीन की वजह से हो सकता है, बिकॉज सिस्टीन के बड़े होने की वजह से देयर आर चांसेस इट विल बी एक्यूमुलेटेड इन द किडनी। और इसको भी ट्रीट करने के लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ्लूइड इनटेक देना पड़ता है एंड देयर शुड बी द एल्कलाइजेशन ऑफ द यूरिन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये वाला जो रीनल कैल्कुलाई होता है इट इज लीस्ट कॉमन अमंग द ऑल फोर। हमने 4 तरीके के पढ़े हैं, आउट ऑफ दोज 4 टाइप्स ये लीस्ट कॉमन है, सबसे कम पाया जाता है, ठीक है।
हाँ जी, any other doubt to anyone? No, ma'am. No, ma'am. क्लास में इन्हीं तीनों बच्चों को आवाज आ रही है बस, रेस्ट ऑफ देम आर either not attending the class or I am not audible to them. Those who are not attentive, those who cannot answer in the class, they should not attend the class, or I'll have to mark you absent because you guys are not replying, so I don't know whether you are there on the system or not. There are only 2 to 3 students who are active and those who answer in the class. बाकी बच्चे इतने स्कॉलर नहीं हो कि आपको सब कुछ आता है और आपको सब कुछ एक बारी में समझ आ जाता है. इतनी इजीली अगर आपको समझ आता तो आप पेपर में अटेम्प्ट करके दिखाते, and you can very well judge your performance in the test. Anybody, any doubt? मैम जो नॉर्मली होता है स्टोन हम्म, वो कौन सा होता है मैम जो बेटा नॉर्मली होता कैल्शियम है वाला कॉमन? मोस्ट कॉमन होता है जो किडनी के अंदर होता है. मैं गॉल ब्लैडर के स्टोन की बात नहीं कर रही हूँ. गॉल ब्लैडर वाले स्टोन को रीनल कैल्कुलाई नहीं बोला जाता है. इफ द स्टोन इज प्रेजेंट इन किडनी उसको रीनल कैल्कुलाई बोला जाता है. और जो मोस्ट कॉमन होता है वो फॉर्मेशन वो कैल्शियम की वजह से होता है. ओके मैम. वो खाली कैल्शियम ऑक्सलेट का भी प्रेजेंट हो सकता है, वो खाली कैल्शियम फॉस्फेट का भी प्रेजेंट हो सकता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट हो सकता है. यस मैम. ठीक है जी. चलिए, एनी अदर डाउट टू एनीवन? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द एनालिसिस ऑफ द रीनल कैल्कुलाई. अब हमने पढ़ना है कि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे रीनल कैल्कुलाई का या किडनी स्टोन्स का. तो जो अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, दीज टेस्ट दे आर बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस जिससे कि बना है. तो जो वेरियस टाइप आते हैं फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ रीनल कैल्कुलाई, वो आता है टेस्ट फॉर कैल्शियम, टेस्ट फॉर ऑक्सलेट, टेस्ट फॉर यूरिक एसिड, टेस्ट फॉर कार्बोनेट, टेस्ट फॉर phosphate and test for magnesium. So there are 6 different type of tests which are performed for the qualitative analysis of the renal calculi. ठीक है. अब आप क्योंकि आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस सिलेबस में है तो हमें वेरी ब्रीफली इन सभी टेस्ट्स का प्रिंसिपल पढ़ना है, प्लस ब्रीफली यू शुड नो अबाउट द मेथड ऑफ हाउ द टेस्ट इज परफॉर्म्ड. So the first test is the test for uric acid. यूरिक एसिड हमने ऊपर पढ़ा है. यूरिक एसिड की वजह से जो स्टोन्स या रीनल कैल्कुलाई होता है उसको क्या बोलते हैं? उनको यूरेट भी बोला जाता है. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ, और ये कब होता है? अगर यूरिन की जो एसिडिक यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, 5 के अराउंड हो जाता है, देन देयर इज द यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन. Stone. So the principle for the test of uric acid is, यूरिक एसिड जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है अगर उसको HNO3 के साथ हम ट्रीट करवाते हैं. सो यूरिक एसिड की जो आपका सैंपल होगा, इफ यू विल ट्रीट दैट सैंपल ऑफ यूरिन विद HNO3, देन अगर उसके अंदर यूरिक एसिड स्टोन प्रेजेंट है, देन देयर विल बी द ऑक्सीडेशन ऑफ द यूरिक एसिड एंड यू विल गेट टू नो द रिजल्ट. ठीक है. HNO3 ma'am. किसका फॉर्मूला होता है? क्या होता है HNO3? नाइट्रिक एसिड इट इज. ठीक है. उम्मीद कर रही थी मैं क्लास में एटलीस्ट आपको इतना तो पता होगा. चलिए, अगर आप यूरिक एसिड को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है एंड देयर इज अ कलर चेंज. अगर सैंपल के अंदर कलर चेंज होता है, ठीक है, अगर पॉजिटिव यूरिक एसिड प्रेजेंट है, दैट मींस रिजल्ट पॉजिटिव है. सो द पॉजिटिव रिजल्ट इज येलो टू ऑरेंज कलर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब. अगर येलो टू ऑरेंज कलर इनर सरफेस पे है, देन that means the sample contains the uric acid and that probably means there is
the high intensity of the uric acid in the kidney. Okay, करा कैसे जाएगा ये टेस्ट? You will put a small amount of the sample, then you will add about 5 to 7 drops of your concentrated nitric acid very carefully, because acid है. If it will split or it will be dropped somewhere else, it can cause harm. Then you will heat the tube in the water bath. वाटर बाथ में उसको थोड़ा सा हीट करने के बाद, इफ देयर इज अ कलर चेंज इन द ट्यूब, सैंपल का येलो टू ऑरेंज कलर अपीयर होता है, then that shows the presence of the uric acid. ठीक है जी, क्लियर है यूरिक एसिड का टेस्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसी तरीके से बहुत सिंपल टेस्ट है सभी के, बट देयर इज अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर ऑल ऑफ देम. ओके, सो आपको सभी का प्रिंसिपल एक लाइन में पता होना चाहिए, एंड अलोंग विद दैट प्रिंसिपल यू शुड नो कि आपका अगर प्रेजेंट है तो हाउ, व्हाट काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, आपका ma'am. इसके अंदर आ जाएगा. नेक्स्ट टेस्ट इज फॉर द कार्बोनेट. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किया जाए, कार्बोनेट्स हम कहां पर कर रहे हैं, दिस इज द टेस्ट फॉर कैल्शियम आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, अगर HCl इज अगेन क्या है, एसिड है कि बेस है HCl? HCl क्या होता है? मैम एसिडिक। Acetic. एसिडिक नहीं, HCl होता क्या है, किस चीज का नाम है HCl? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका नाम ही एसिड है बेटा, वो बेस नहीं हो सकता. Yes, ठीक है, ma'am. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, दैट इज अगर HCl रिएक्ट कर रहा है CaCO3 के साथ, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CaCl2. CaCl2 आपका क्या बन गया, कैल्शियम डाइक्लोराइड. ठीक है, अगर सैंपल के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम डाइक्लोराइड, वाटर एंड CO2. अब CO2 जहां फॉर्म होती है वहां क्या होता है, CO2 की वजह से क्या होता है, आपकी एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर भी CO2 होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, कोक के अंदर CO2 प्रेजेंट है, तो क्या होता है, जब आप उसको खोलते हो तो उसके अंदर से क्या गैस बबल्स निकलते हैं. Gas निकलती. हाँ, Yes, ma'am. तो सिमिलरली इन दिस रिएक्शन अगर सैंपल के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, देन वहां पर क्या होगा, गैस इवॉल्व होगी, गैस बबल फॉर्म हो जाएंगे, विच विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ योर कार्बोनेट. क्लियर है? इसके अंदर आपने अपना सैंपल लेना है, उसके अंदर ऐड करना है 0.5 ml ऑफ द कंसंट्रेटेड HCl, एंड if the gas bubbles will immediately occur, then this will show the presence of the carbonate. क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है. If the class gets over, kindly reconnect again till I ask you that the class is over. Okay, now next is the test for the oxalate. अब ऑक्सलेट के अंदर क्या है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर जो ऑक्सलेट होता है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म द ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन में अगर आप ऑक्सलेट जो है प्रेजेंस है सैंपल के अंदर, तो वो कंबाइन कर जाएगा हाइड्रोजन के साथ. सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन H एटम प्रेजेंस है उसके साथ कंबाइन करेगा और ऑक्सैलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा. इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सलेट प्रेजेंस है, जो आपका रिजल्टिंग सॉल्यूशन होएगा उसकी डीकोलोनाइजेशन हो जाएगी, एंड देयर विल बी अगेन द इवोल्यूशन ऑफ द बबल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एसिड. अगर डीकोलोनाइजेशन हो जाती है और बबल्स इवॉल्व होते हैं, देन दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ योर ऑक्सलेट. To perform this test, you will heat a part of the sample with 2 ml of the sulfuric acid for 1 minute. Then you will add 2 drops one by one. पहले एक डालोगे, फिर दूसरा डालोगे of the potassium permanganate solution, and you will mix the solution properly. अगर mix करने के बाद there is evolution of the bubbles and the decolonization, this will confirm the presence of the oxalate. Any problem till here for the uric acid, carbonate and the oxalate? मैम जो ऑक्सलेट वाला है ना मैम, उसमें
फिर 2 ड्रॉप्स हम किसके डालेंगे? बेटा पहले आपने उसको हीट करना है 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, H2SO4 जो आपका होता है। उसके बाद आपने 2 ड्रॉप ऐड करने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट इज KMNO4, ठीक है। जब आप हीट करोगे सैंपल प्लस H2SO4 एंड देन इफ यू विल ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, उसके बाद अगर KMNO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्सिलेट कंबाइन कर जाएगा हाइड्रोजन के साथ एंड इट विल फॉर्म द एसिड। सो पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करने के बाद अगर उसके अंदर बबल्स इवॉल्व हो रहे हैं, दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सिलेट। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट इज द टेस्ट फॉर द फॉस्फेट। अब फॉस्फेट के टेस्ट के लिए क्या होगा, आपका जो फॉस्फेट आयंस होते हैं दे रिएक्ट विद द अमोनियम मोलिब्डेनेट। अमोनियम मोलिब्डेट के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस येलो प्रेसिपिटेट्स, और वो येलो प्रेसिपिटेट्स किस चीज के होते हैं? अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। फॉस्फेट की टेस्ट हम कर रहे हैं। जो आपका यूरिन सैंपल होगा उसके अंदर अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो हम इसकी रिएक्शन कैरी आउट करने के साथ अमोनियम मोलिब्डेट ऐड कर रहे हैं। अगर उस सॉल्यूशन में अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करने के बाद येलो प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाते हैं, then that means that confirms the presence of the phosphate in the sample. येलो प्रेसिपिटेट्स अगर बनते हैं तो वो कंफर्म करता है आपका प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट इन द सैंपल। ओके, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट आपने डिसॉल्व करना है अपने सैंपल को विद 1.5 ml ऑफ द कंसंट्रेटेड HNO3, then you will add 1.5 ml of ammonium molybdate and you will heat it up till it boils. उसको पूरा बॉईल करवाना है। बॉईल करवाने के बाद अगर येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं then that test is positive for the phosphate. ओके, 4 टेस्ट हो गए। अब हमारा 5th है टेस्ट फॉर द कैल्शियम। कैल्शियम अगर प्रेजेंट है तो कैल्शियम इज प्रेसिपिटेटेड एज कैल्शियम ऑक्सलेट यूजिंग द अमोनियम ऑक्सलेट। कैल्शियम किसी सैंपल में टेस्ट करना है तो वो हम सैंपल लेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर अमोनियम ऑक्सलेट को ऐड करेंगे। अमोनियम ऑक्सलेट ऐड करने के बाद अगर प्रेसिपिटेट, कैल्शियम के प्रेसिपिटेट कौन से कलर के होंगे? कैल्शियम कौन से कलर के होते हैं? टीथ के अंदर मेजर कंपोनेंट क्या है? बोन्स का, टीथ का क्या है? White. हाँ जी, तो कैल्शियम का क्या कलर होगा? व्हाइट। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रही है that will show the presence of the calcium. To carry out this test you will dissolve small amount of the sample by heating it with 2 ml of HCl and then you will add about 1 ml of ammonium oxalate. इसको हीट करेंगे, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं then that means सैंपल के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है। ओके, लास्ट टेस्ट इज द टेस्ट फॉर मैग्नीशियम। The combination between the titan yellow and the magnesium hydroxide, ठीक है। अगर आपके सैंपल में मैग्नीशियम है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सैंपल में अगर टाइटन येलो को मिक्स किया जाता है, टाइटन येलो इज योर वन ऑफ द रिएजेंट इन द लेबोरेटरी, टाइटन येलो को मिक्स करोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो फॉर्म करेगा, प्रोड्यूस करेगा ऑरेंज कलर को, and this orange color will indicate the presence of the magnesium. आपने थोड़ा सा अमाउंट लेना है मैग्नीशियम का, सॉल्यूशन का 1 ml टाइटन को ऐड करना है, फॉलोड बाय 1 ml ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, अगर इसके बाद आपके सैंपल का कलर ऑरेंज बन जाता है then that means the magnesium is present. Okay, so these are the 6 tests which are used for the qualitative analysis of the renal calculi. All of you kindly revise the unit. In case of any problem, you can ask the questions tomorrow. Okay? Yes, ma'am.
All of you Yes, also ma'am. check your answer sheet. You can check your answers on the FEDINA of your midterm. Okay, ma'am. Okay, so that is the end of lecture for today. Stay safe. We'll meet tomorrow at the same time. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay, most welcome.